नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है निर्मला की और उनकी बेटी रूबी की। ये दोनों माँ बेटी अपने गाँव में बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। इनके पति नहीं थे निर्मला जी के, और ये माँ बेटी खेतों में काम करके, दूसरों के घरों में काम करके अपना घर का गुजारा करती थी। पर एक दिन अचानक गांव में आग लग जाती है और जिस वजह से पूरे गांव के घर जलकर राख हो जाते हैं। और इसी में एक घर निर्मला जी का भी था। अब घर रहा नहीं, खेत तो पहले भी नहीं थे, तो इन्होंने सोचा कि कहीं दूसरे के गांव चलते हैं, वहीं पर अपना एक छोटा सा घर बना लेंगे और वहीं पर रहेंगे। इनके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे और सामान लेकर के वहाँ से चल देती हैं। वैसे तो सामान कुछ बचा ही नहीं था, सब जल चुका था, लेकिन जो थोड़ा बहुत सामान था वो ले करके वहाँ से चल पड़ती हैं। इनके गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक दूसरा गांव था। उस गांव में जाती हैं, प्रधान जी से मिलती हैं और कहती हैं कि मैं उस गांव से आई हूं और मुझे बस आप अपने गांव में रहने के लिए मतलब थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मैं अपनी एक छोटी सी कुटिया बना करके रह लूँगी। मेरी बेटी भी है और काम भी कर लूँगी अगर कोई काम देगा तो, क्योंकि अब हमारा कोई है नहीं। तो प्रधान जी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा ठीक है, तालाब के किनारे वाली जो ज़मीन है उस ज़मीन पर आप अपना घर बना सकते हो और वहाँ पर रह भी सकते हो। तो निर्मला जी सोचती हैं कि चलो अच्छा है, पास में तालाब रहेगा और वहाँ पर अगर घर बनाएंगे तो सुविधा भी रहेगी। तो अब ये माँ बेटी दोनों चल देती हैं और इनके पास एक गठरी में थोड़े कपड़े थे, बस उतना ही लेकर के ये आई थी। तो उस तालाब के बगल वाले खेत में जाती हैं जहाँ पर वो जगह थी। वहाँ पर घास फूस से और मिट्टी से किसी तरह घर बनाना शुरू करती हैं। अब फिलहाल इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ एक झोपड़ी जैसा घर बन जाता है। दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लगभग शाम हो गई थी। तो तालाब पर जाती हैं, हाथ मुँह धुलती हैं और बस जब वहाँ से चलने लगी थी तो इन्हें ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी। तो निर्मला जी पीछे मुड़कर देखती हैं, पीछे कोई भी नहीं था। रूबी बहुत ज़्यादा थकी थी और माँ से कह रही थी माँ मुझे भूख लगी है। तो निर्मला जी कहती हैं बेटा खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, चलो देखते हैं किसी के घर में अगर कुछ मिल जाए। तो वहाँ से ये लोग जाती हैं गांव में, एक दो घरों में जाती हैं और खाना मांगती हैं। कुछ लोग तो नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग दे भी देते हैं, थोड़ा बहुत चावल और आटा वगैरह दे देती हैं। कुछ लोग रोटी दे देते हैं। तो इस वजह से आज का काम तो चल गया था, 2-4 रोटी मिल गई थी। तो रूबी और निर्मला वही खा करके बस लेटी थी। अब घर तो जैसा घर नहीं था, कोई दरवाज़ा नहीं, उसमें कोई खिड़की नहीं, बस ऐसे ही झोपड़ी में वो अपना चद्दर बिछा करके और ऊपर से ऐसे ही लेटी हुई थी। तभी इन्हें रात के समय महसूस होता है कि उस तालाब में कुछ हलचल हो रही है, जैसे कोई है। तो निर्मला धीरे से उठती है और देखने की कोशिश कर रही थी बाहर कोई है क्या, मतलब हो सकता है गांव से कोई आया हो, लेकिन दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। और इनकी झोपड़ी तालाब के जस्ट 500 मतलब कदम ही दूर थी। तो इन्हें सब दिख रहा था और अंधेरे की वजह से चांद की रोशनी जो नीचे पड़ रही थी वो तालाब पर एकदम साफ पड़ रही थी। तो पानी बहुत तेज़ी से चमक रहा था और उसमें जो बुलबुले निकल रहे थे वो साफ दिख पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर कोई है। अब निर्मला उठती है, अपनी लालटेन उठाती है और चल देती है। वो तालाब के किनारे जाकर खड़ी होती है और देखने की कोशिश कर रही थी आखिर कौन है, क्योंकि उसे लग रहा था ऐसा तो नहीं है कोई डूब गया हो। तो एक बार आवाज़ देती है कौन है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये मुड़कर चलने लगती है। अचानक से इसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका पैर खींचा हो और वो तालाब के अंदर चली जाती है। वहाँ से बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और चीख रही थी, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। अब निर्मला तो उस तालाब के अंदर समा गई थी।
रूबी की नींद खुलती है आधी रात को। वो देखती है इधर उधर तो निर्मला वहाँ नहीं थी, तो वो बहुत रोने लगती है और चारों तरफ जा करके ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निर्मला कहीं भी नहीं दिख रही थी। अब रूबी रोते हुए गांव की तरफ बढ़ती है और एक घर का दरवाज़ा नॉक करती है। तो वो लोग बाहर निकलते हैं। उनसे रूबी रोते हुए बोलती है कि मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई है, मिल नहीं रही है। कुछ लोग तो उल्टा सीधा बोलते हैं कि हो सकता है इसे छोड़कर भाग गई हो या कुछ भी। अब जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि इनका घर तालाब के किनारे है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तालाब का मतलब ही कुछ उसका वो हो। तो अब ये रूबी तो बहुत छोटी थी, लगभग 10-12 साल की थी, तो उसे इतनी समझ नहीं थी। लेकिन गांव के लोग जानते थे कि वो तालाब खूनी तालाब है और उस तालाब के किनारे जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता है। अब इन लोगों को ये बात पता नहीं थी। रूबी अब रोती बिलखती अपनी झोपड़ी पे जाकर वहीं बैठ जाती है और रोती रहती है। गांव के लोग उसे खाना और पानी देते रहते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, रूबी बड़ी होती गई। अब 18 साल की रूबी हो गई थी और उसके अंदर कुछ अजीब सी बातें थी जो गांव के लोग नोटिस कर रहे थे कि वो किसी से बातें किया करती है और जो भी काम करती है तो जैसे लगता है वो 2 लोग का खाना बना रही है, 2 लोग का मतलब सब काम 2 लोग का करती थी। तो लोग कहते थे कि ये तो अकेली रहती है, तो ये 2 लोगों के लिए क्यों खाना बनाती है और कपड़े भी ये अपनी माँ के भी धुलती है, ऐसा क्यों? उसकी माँ तो अब है नहीं, शायद ही वो भाग गई है या फिर तालाब के अंदर चलेगी, क्योंकि तालाब में ढूंढने जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी और ऊपर उसकी बॉडी आई नहीं थी, तो किसी को उसकी बॉडी मिली नहीं थी। इसलिए सब यही सोच रहे थे कि पता नहीं कहाँ चली गई है रूबी। लेकिन अब वो किसी से कोई उम्मीद नहीं करती थी। खेतों में जाकर काम करती थी और अपने लिए पैसे कमाती थी और अपने लिए खाना का मतलब व्यवस्था खुद ही कर लेती थी वो। एक दिन रात के वक्त रूबी खाना बना रही थी और किसी से बातें कर रही थी। तो गांव की जो कुछ महिलाएं थी, उधर ही से रास्ता था तो वहाँ से निकल रही थी। उन्होंने सुना कि रूबी किसी से बात कर रही है, तो वो झोपड़ी के पास आती हैं और देखने की कोशिश कर रही थी आखिर कौन है। तो उसने देखा झोपड़ी में 3-4 लोग बैठे हैं और वो सब खाना खा रहे हैं और रूबी खाना बना रही है। ये देख करके वो लोग एकदम से डर जाती हैं और पहले तो मतलब डरने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी कि 3-4 लोग हैं, लेकिन जब उन्हें ये दिखाई पड़ा कि वो रूबी की माँ है और साथ में जो औरतें हैं उनका चेहरा इतना ज़्यादा डरावना है, उसकी आंखें लाल लाल हैं और हाथ इतने बड़े बड़े हैं और चेहरा बहुत भयानक दिख रहा था। अब ये दोनों औरतें वो देख करके गांव में जाती हैं, गांव में सबको बताती हैं कि रूबी के झोपड़ी में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। वहाँ पर भूत प्रेत आते हैं और रूबी उनको खाना बनाकर खिलाती है। गांव में बातें बढ़ने लगी थी तो कुछ लोग रूबी के झोपड़ी के पास एक दिन जाते हैं, उससे पूछते हैं कि रूबी तुम्हारी झोपड़ी में कौन आता है? तो रूबी कहती है कोई नहीं आता है। तो वो कहते नहीं कोई तो आता है, हमने देखा है। तो पहले तो रूबी नहीं बता रही थी, लेकिन रूबी के साथ जब ये लोग बहुत ज़्यादा जिद करने लगती हैं तो रूबी बताती है कि मेरी माँ आती है और उनकी कुछ सहेलियाँ हैं। तो सब कहते तुम्हारी माँ तो यहाँ से चली गई थी ना? तो कहती हाँ मेरी माँ तालाब में है और वहीं पर उनकी सहेलियाँ हैं, वो आती हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक मैं उनको खाना बनाकर देती रहूँगी तब तक गांव के सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, और जिस दिन से मैंने उन्हें अगर खाना देना बंद कर दिया तो उस दिन के बाद जो भी इस तालाब के पास आएगा उसकी मौत तो तय है। जिस तरह मेरी माँ की मौत हुई थी उसी तरह सबकी मौत होगी, तो इसीलिए मैं उन सबको खाना खिलाती हूँ। इस तालाब में 3 चुड़ैलें हैं और अब मेरी माँ भी है वहाँ पे। गांव के लोग ये सुनकर के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रूबी की तारीफ भी करते हैं कि रूबी की वजह से आज हम सब की जान बची है। तो गांव के सभी लोग उसकी मदद करते हैं और खाना तो देते ही हैं, साथ में एक पंडित जी को बुलाते हैं। उनकी मदद से उस तालाब में जितनी आत्माएं थीं उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाई जाती है और उसके बाद से वो तालाब एकदम से ठीक हो जाता है। रूबी के लिए गांव के प्रधान जी एक घर बनवाते हैं छोटा सा, जिसमें रूबी रहने लगती है। और आज रूबी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि आज उसकी शादी भी हो गई है और वो अच्छे से उसी गांव में रहती है।
तो आप लोगों को रूबी की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।